राज्य की स्थापना के बाद से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ का चुनाव दो ध्रुवों के बीच बटा रहा। कांग्रेस और बीजेपी के बीच केंद्रित रहने वाली इस लड़ाई में तीसरी ताकतों ने सेंध लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें उस तरह की सफलता नहीं मिली कि वो पार्टियां इतनी सीटें बटोर ले कि सीटों के लिहाज से छोटे प्रदेश में वो किंग मेकर बन जाए या किसी प्रकार के मोल भाव की स्थिति में आ जाए। 2003 के पहले विधानसभा चुनाव से लेकर 2018 के विधानसभा चुनावों तक जाति या किसी समाज के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली ये क्षेत्रीय पार्टियां सीट पाने के मामले में अब तक कोई बड़ी लकीर नहीं खींच सकी। ना ही इन पार्टियों का प्रदर्शन इतना महत्वपूर्ण रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के माथे पर कोई राजनीतिक शिकन पड़े। पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि ये पार्टियां खेल बिगाड़ने की हैसियत नहीं रखती। छोटे छोटे मार्जिन से होने वाली चुनावी जीत हार में इन पार्टियों को मिला वोट कई बार निर्णायक साबित होता रहा है। अजीत जोगी ने जब 2016 में कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाई थी, तब इस बात के कयास तेजी से लगने शुरू हुए कि क्या इस बार छत्तीसगढ़ में त्रिशंकु के हालात होंगे। 2018 के चुनाव में पहली बार ऐसा लगा कि राज्य में बीजेपी या कांग्रेस स्पष्ट बहुमत नहीं ला पाएगी। खुद अजीत जोगी अपनी सभाओं में इस बात का बारंबार दावा करते थे कि बिना उनके राज्य में किसी की सरकार नहीं बनेगी। अजीत जोगी की पार्टी ने बसपा के साथ समझौता किया। चुनाव में उनकी पार्टी को 5 और बसपा को 2 सीटें मिली। ये 7 सीटें महत्वपूर्ण हो सकती थी, लेकिन कांग्रेस को मिले प्रचंड बहुमत के बाद ये 7 सीटें औचित्यहीन हो गई। अब छत्तीसगढ़ फिर से चुनावी समर में है। बस्तर संभाग की 20 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। बची 70 सीटों पर 17 नवंबर को वोट पड़ने हैं। इस बार अजीत जोगी नहीं हैं, उनके पुरानी राजनीतिक पार्टनर बसपा का गठबंधन किसी और दल के साथ है। इसके साथ ही आपको बता दें, राज्य की कुछ सीटों को छोड़कर करीब करीब सब पर ताल ठोकी जा रही है। आम आदमी पार्टी दूसरी बार राज्य में चुनाव लड़ रही है। जाति और समाज की राजनीति करने वाले कुछ नए पुराने खिलाड़ी नए दावों के साथ चुनावी समर में हैं। आइए समझते हैं, क्या ये पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस की पारंपरिक सत्ता को चुनौती देते हुए इनकी सीटें बटोर सकती है, या ये दोनों राष्ट्रीय दल चुनाव के बाद उनके समर्थन के मोहताज हो जाएंगे। क्या राज्य में किसी भी तरीके के त्रिशंकु के हालात बन सकते हैं? पिता और गठबंधन के बिना जोगी का दावा कितना मजबूत है? अजीत जोगी के द्वारा बनाई गई पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ इस बार 84 सीटों पर लड़ रही है। खुद अमित जोगी पाटन सीट पर मुख्यमंत्री के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। 2018 की अगर बात कर ले तो चुनाव में जोगी कांग्रेस, बसपा और सीपीआई के गठबंधन को 11% वोट मिले थे। 5 सीटें अजीत जोगी की पार्टी को और 2 सीटें बसपा को मिली थी। इस बार राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं, बदले हुए हैं। दरअसल अजीत जोगी नहीं रहे। अजीत जोगी के साथ कांग्रेस छोड़कर आए बहुत सारे नेता या तो कांग्रेस में लौट गए या फिर उन्होंने कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लिया। बसपा इस बार जोगी की पार्टी के साथ नहीं है। इन बदले हुए राजनीतिक हालातों पर जोगी की पार्टी किस तरह चुनाव का प्रबंधन कर रही है, इस पर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक समालोचक दिवाकर मुक्तिबोध कहते हैं कि पिछले चुनाव में अजीत जोगी ऐसा माहौल रचने में कामयाब थे जहां दोनों पार्टियों को ये लग रहा था कि अजीत कुछ सीटें जीतने में कामयाब हो सकते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि इस बार माहौल ऐसा नहीं है। राजनीतिक गलियारे में अमित जोगी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप है। टिकट देने में भी उन्होंने 7 साल पुरानी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बजाय बीजेपी और कांग्रेस के बागी नेताओं को चुना, जिसमें ज्यादातर कांग्रेस के बागी हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां वो कांग्रेस को असहज तो कर सकते हैं, लेकिन वो चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण असर डाल पाएंगे, ऐसा होता नहीं दिख रहा। वरिष्ठ टीवी पत्रकार वरुण सखाजी इसमें कुछ बातें और जोड़ते हैं। वो कहते हैं, अमित जोगी ने खुद पाटन सीट से लड़कर चुनाव को रोचक तो बना दिया, लेकिन पूरे प्रदेश में वो कोई माहौल बना पाए हैं, ऐसा होता नहीं दिखता। ज्यादातर प्रत्याशी मुख्य लड़ाई से बाहर हैं। रेणु और ऋचा जोगी की सीट खुद भी त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी है। हालांकि उन्हीं स्थिति बाकी उम्मीदवारों से बेहतर है। कांशीराम के जमाने से ही राज्य में जड़ें जमाने वाली बहुजन समाज पार्टी इस बार फिर से छत्तीसगढ़ में ताल ठोक रही है। बीते चुनाव में अजीत जोगी की पार्टी से गठबंधन करने वाली बसपा इन चुनावों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ अलायंस में है। बसपा 58 तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 32 सीटों पर लड़ रही है। बसपा का प्रभाव हमेशा से ही बिलासपुर संभाग में रहा। प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं जहां बसपा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पत्रकार दिवाकर मुक्तिबोध कहते हैं कि बसपा का आधार दलित है। पिछले 2 चुनावों से उनकी कोशिश उस दलित वोट को आदिवासी वोट को जोड़ने की है। 2018 के चुनाव में उसने अजीत जोगी की पार्टी से अलायंस किया, उसे 2 सीटें मिली और कई सीटों पर उसके वोटों में भी इजाफा हुआ। इस बार उसने राजनीतिक पार्टनर बदल लिया। अभी तक का जो माहौल राज्य में बन रहा है उसमें इस गठबंधन का प्रभाव सीमित सीटों पर दिख रहा है। हो सकता है कई सीटों पर वो मुख्य पार्टियों का नुकसान करे, जिसमें कांग्रेस के नुकसान की संभावना ज्यादा है। लेकिन ये कहना मुश्किल होगा कि इस गठबंधन की सीटें इतनी आएंगी कि वो बीजेपी या कांग्रेस को असहज करे।
दिवाकर मुक्तिबोध इसकी वजह स्थानीय नेतृत्व का ना होना बताते हैं। राज्य में बसपा का ऐसा कोई नेता विकसित नहीं कर पाई है जो कुछ सीटों पर अपने प्रभाव को लगातार बनाकर रख पाया हो। जिन सीटों पर दलितों की संख्या कम है उन सीटों पर बसपा का कोई प्रभाव नहीं। इसी तरह शहरी सीटों में भी बसपा का प्रभाव नहीं है। हीरा सिंह मरकाम के निधन के बाद यही हाल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का है। आम आदमी पार्टी दूसरी बार छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रही है। आम आदमी पार्टी बीते 10 बरस में राज्य में एक्टिव रही है। अरविंद केजरीवाल ने यहां पर एक राष्ट्रीय अधिवेशन भी किया, 10 पॉइंट का घोषणा पत्र भी जारी किया। अब जब चुनाव अपने पीक पर है तो वो आम आदमी पार्टी किस तरह से चुनावों को लड़ रही है, इस सवाल पर दिवाकर मुक्तिबोध कहते हैं कि अभी तक के ट्रेंड को देखकर लग रहा है आम आदमी पार्टी किसी भी सीट को अपने पक्ष में त्रिकोणीय बनाने में सफल नहीं दिख रही। अपवाद को छोड़ दे तो वो चुनाव के समीकरणों से करीब करीब बाहर है। इन दलों के अलावा कुछ और छोटी पार्टियां भी छत्तीसगढ़ के चुनाव में दावेदारी प्रस्तुत कर रही हैं। बस्तर के भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में 22,000 वोट पाकर चर्चाओं में आने वाली हमर राज पार्टी भी एक ऐसी दावेदार है। इस पार्टी के प्रमुख अरविंद नेताम 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर पार्टी के दबदबे का दावा करते रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ क्रांति सेना से बनी जोहार छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल ने प्रदेश की 46 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए। वो 44 बिंदुओं पर अपनी पार्टी का घोषणा पत्र भी लॉन्च कर चुके हैं। इन छोटी पार्टियों की कोशिशों पर टीवी पत्रकार बरनू साखा जी कहते हैं कि उपचुनाव में ये पार्टियां जरूर दमखम दिखाती हैं, लेकिन मुख्य चुनाव में जब चुनाव अपने निर्णायक मुकाम पर पहुंचता है तो उस दौड़ में ये पार्टियां पीछे छूटने लग जाती हैं। अभी के राजनीतिक वातावरण को देखकर लगता है कि ये पार्टियां भले खुद सीटें ना जीतें, लेकिन वो दोनों बड़ी पार्टियों का नुकसान जरूर कर सकती है। इसमें ज्यादा नुकसान कांग्रेस का होना तय माना जा रहा है। तो क्या वोट बैंक बढ़ेगा? 2018 के चुनाव परिणाम को देखा जाए तो कांग्रेस का वोट शेयर 43% रहा, बीजेपी का 32%। बीजेपी और कांग्रेस के वोट में 10% का फर्क था, लेकिन मत प्रतिशत का ये अंतर सीटों में प्रतिबिंबित नहीं हुआ। कांग्रेस 68 सीटों पर चुनाव जीती, बीजेपी 15 पर लटक गई। उधर जोगी कांग्रेस बसपा सीपीआई के गठबंधन को 11% वोट मिले, बाकी छोटे छोटे दलों को वोट मिले करीब 14% वो भी पहुंचता है। इसमें यदि निर्दलीय वोटों को जोड़ लें तो 23% वोट होता है। राजनीतिकार मानते हैं कि इस बार इस वोट प्रतिशत में कुछ इजाफा हो सकता है। भले ही ये पार्टियां इसी सीट में कन्वर्ट ना कर सके, लेकिन इस चुनाव में उनका मत प्रतिशत बढ़ा हुआ है और यही दिख रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।